मित्रों नमस्कार, स्वागत है ज्ञान गंगवे चैनल पर आप सबका। आज आप लोग मुग़ल वंश के विषय में जानकारी हासिल करेंगे और मुग़ल वंश में आप बाबर के विषय में जानेंगे। बाबर, देखिए बाबर जो है ये फरगना का शासक था और बाबर का अर्थ होता है बाघ। बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ होता है। और भारत में इसका जो समय है 1526 से लेकर 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक, 1530। बाबर को दो रक्तों का मिश्रण माना जाता है। अपने माता की ओर से ये चंगेज खां का 14वां वंशज था और पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। अल्प आयु में ये फरगना का शासक बना। और फरगना कहाँ है? आपका अफ़गानिस्तान में है। लेकिन ये इतना जानने के पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, इसके विषय में जान लीजिए। बाबर का जन्म मावरा उन्हर नामक ग्राम में हुआ था। 1483 ईस्वी में मावरा उन्हर नामक ग्राम में हुआ था, जो ट्रांसआक्सियाना में पड़ता है, यानी अफ़गानिस्तान में है ट्रांसआक्सियाना। और इसकी माता का नाम कुतुलुग निगार खां था। बाबर की माता का नाम क्या था? कुतुलुग निगार खां। और पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। अल्प आयु में ये फरगना के गद्दी पर बैठा, लेकिन वहाँ विद्रोह हो जाने के कारण बाबर को गद्दी छोड़ना पड़ा और उसका जीवन खनाबदोशी का हो गया। आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों वहाँ, ऐसे करके उसका जीवन वहाँ कट रहा था। कभी जंगलों में तो कभी पहाड़ियों में तो कभी सागरों के लहरों से टकराता रहा। और ऐसे में बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए 3 लोगों ने उसको आमंत्रित किया। पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, दिल्ली के अमीर आलम खां लोधी और मेवाड़ के राजा राणा संगा। उसको एक बहुत अच्छा अवसर मिल गया और उसने अपने भाई को आजमाया और भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर उसका पहला आक्रमण बाजौर और भेरा पर था। यानी बाबर का भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? बाजौर और भेरा पर। और भेरा को जीतने के लिए उसने सर्वप्रथम भारत भूमि पर उसने बारूद और गोलों का प्रयोग किया था, तोपों का प्रयोग किया था। क्योंकि उसने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में स्वयं लिखा है कि उसने कब तोपों का प्रयोग किया था। तो भेरा के दुर्ग पर जब आक्रमण किया था तो उसी समय उसने यानी बारूदों का प्रयोग किया था। और बाजौर और भेरा को वो 1519 ईस्वी में जीत लिया। ये बाबर का पहला आक्रमण है बाजौर और भेरा के ऊपर। उसका 5वां आक्रमण भारत पर पानीपत का प्रथम युद्ध था, ठीक ना। और पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने, उस समय भारत में लोधी वंश का शासन चल रहा था और लोधी वंश का जो अंतिम आपका शासक इब्राहिम लोधी था, उसी को अपने 5वें आक्रमण, यानी 5वां आक्रमण उसका कौन सा था? यही महत्वपूर्ण उसका आक्रमण है, 5वां। और 5वां आक्रमण पानीपत का प्रथम युद्ध है, ठीक ना। 5वां आक्रमण क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध ये आपका 1526 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। और इस युद्ध में उसने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। पराजित करने के बाद उसने अपने सैनिकों को एक चांदी की मुद्रा वितरित किया था। यानी उसको इतना खुशी मिली कि उसने अपने सैनिकों में चांदी की मुद्रा चांदी की मुद्रा का वितरण किया और भारत में मुग़ल वंश की स्थापना किया, ठीक ना। तो ये पानीपत का 5वां आक्रमण है। उसके बाद बाबर 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा संगा को पराजित करता है, ठीक ना। क्योंकि उसने देखा कि यानी राणा संगा राजपूत है और भारत में ये राजपूत जातियाँ लड़ाकू होती है, इसलिए राणा संगा पर उसका ध्यान गया
क्योंकि रणसंगा भी उसको आमंत्रित किया, रणसंगा ने भी उसको आमंत्रित किए थे। तो उसका ध्यान रणसंगा पर गया और 1527 ईस्वी में, यानी ये तो पहला युद्ध हो गया, और दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध, और ये कब लड़ा था? 1527 ईस्वी में, मार्च 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध लड़ा था बाबर ने, और इसमें रणसंगा को पराजित किया। इस युद्ध को जीतने के लिए उसने आपका गाजी की उसने उपाधि धारण किया, जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध, और गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, ठीक ना। तो इस युद्ध में रणसंगा को हराया। तीसरा युद्ध चंदेरी का लड़ा, चंदेरी, और चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा था, 1528। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया, और मेदिनी राय के 2 पुत्रियों चांद बीबी और सात बीबी को उठा करके अपने सैनिक खेमे में लाया और अपने 2 पुत्रों के साथ विवाह करा दिया। जैसे चांद बीबी का विवाह अपने बड़े पुत्र हुमायूं से करा दिया, और सात बीबी का विवाह कमरान से करा दिया, ठीक ना। उसका अंतिम युद्ध जो है भारत भूमि पर घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध ये आपका 1529 में है। कब लड़ा? 1529 में। और इस युद्ध में वो अंतिम रूप से अफगानियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया, ठीक ना। 1530 में इसका निधन हो गया। बाबर कब मरता है? 1530 में। मरने के बाद इसका मकबरा का निर्माण आरामबाग आगरा में कराया गया, लेकिन उसके कहे के अनुसार बाद में काबुल में इसके मकबरे का निर्माण कराया गया, ठीक ना। तो यदि मान लीजिए प्रश्न बनता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो आरामबाग भी आप पढ़े, काबुल भी पढ़े, तो अंतिम रूप दिया जाता है। अगर मान लीजिए विकल्प में काबुल भी हो आरामबाग भी हो, तो काबुल आप आंसर लगाएंगे, नहीं तो आरामबाग रहेगा तो आरामबाग तो लगा ही सकते हैं आप, ठीक। अब मरने के बाद देखेंगे वास्तुकला के क्षेत्र में इसका योगदान किया है, और साहित्य के क्षेत्र में इसका योगदान किया है। तो वास्तुकला में जब ये पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है बाबर, तो पानीपत में ये काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराता है। यानी बाबर वास्तुकला में पहला उसका वास्तुकला का उदाहरण किया है पानीपत में। उस पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक ना। और उसका जो सेनापति मीर बकी था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। यानी उस सेनापति मीर बकी कौन था? बाबर का सेनापति था। उसी ने अयोध्या में आपका क्या बनवाया था? बाबरी मस्जिद बनवाया था। तो वास्तुकला में, और तीसरा वास्तुकला का में उदाहरण जो है उसका स्वयं का मकबरा है। आरामबाग, आबली, काबुल जानते रहिए, दोनों जानते रहिएगा। जैसा विकल्प देगा, दोनों देगा तो काबुल होगा, और एक दे रहा है आरामबाग देगा तो आरामबाग लगाएंगे तो वो भी सही आंसर हो जाएगा। तो ये है। अब रचना देखेंगे इसकी, इस साहित्य। तो बाबर तुर्की भाषा का जानकार था। उसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा, तुजुक बाबरी के नाम से, जिसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तुजुक बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है। और किस भाषा में लिखा है बाबर अपनी आत्मकथा? तुर्की भाषा में। दूसरी रचना खत बाबरी है, तीसरी दीवान है, चौथी मसनवी है, ठीक ना। और एक रचना मुबैयान भी है उसकी, ठीक ना। तो ये आपका जो है कि नहीं। अब तुजुक बाबरी जो उसकी आत्मकथा है, उसका फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाना ने किया है, और बाबरनामा का अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है, मिसेस बेबरी ने किया है, ठीक ना। तो ये जानते रहिएगा। तो आज इसका इतिहास के विषय में जाने। अब इसके जो पॉइंट मैं बोला हूँ उसको कैसे लिखेंगे उसको आप देखेंगे। देखिए, जैसे बाबर, तो इसका अर्थ पहले तो अर्थ निकाल लेंगे। अर्थ होता है बाघ। अब इसका जन्म, बाबर का जन्म कब हुआ? तो 1483 ईस्वी। कब हुआ था? 1483 ईस्वी। कहाँ हुआ था? ट्रांसआक्सियाना के मावरा उनहर ग्राम में, मावरा उनहर
ग्राम में है। ठीक ना, हुआ था इसका। और ये कहाँ है? अफ़गानिस्तान में है। ये कहाँ है? अफ़गानिस्तान। ठीक ना। अब इसकी माता का नाम क्या था? माता का नाम, तो माता का नाम कुतलुग निगार खां था। कुतलुग निगार खां। और पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा। और ये किस वंश का था? ये जानते रहिए, बहुत विशेष पॉइंट आपके लिए होगा। किस वंश का था ये? तो ये अगर था तो ये हो जाएगा चगताई वंश। चगताई वंश। अगर पूछेगा कि किस वंश की स्थापना किया, तो मुगल वंश की स्थापना। ये दो रक्तों का मिश्रण था। दो रक्तों का मिश्रण था। कौन? बाबर। पहला माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक ना। और दूसरा पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। तैमूर का 5वां वंशज था। ठीक ना। तो ये ध्यान दिए रहेगा। कहाँ का शासक था? शासक कहाँ का था? ये फरगना का। ये फरगना का शासक था। फरगना का शासक था अफगानिस्तान में। और विद्रोह हो जाने के बाद वो गद्दी से उतर गया। उसके बाद बाबर को, यहाँ लिख लीजिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किसने किया था? यानी दौलत खां लोधी। और ये कहाँ के थे? पंजाब के थे। पंजाब के शासक थे। ठीक ना। दूसरा व्यक्ति आलम खां लोधी। और ये कहाँ के थे? दिल्ली के थे। ये दिल्ली के अमीर थे। और तीसरा राणा संगा। और ये कहाँ के थे? ये आपके मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक। अब इसको एक अच्छा अवसर मिल गया, अब भारत पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए, बाबर का भारत पर पहला आक्रमण, बाबर का भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? 1519 में बाजौर और भेरा को जीत लिया। बाजौर और भेरा को जीत लिया। ठीक ना। ये भेरा को जीतने में ही, भेरा के दुर्ग को जीतने में वो तोपों का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बाबर का 5वां आक्रमण, यानी बाबर का 5वां आक्रमण पानीपत का प्रथम युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अब इसके विषय में जानेंगे। देखिए इसमें क्या किया? इब्राहिम लोदी को पराजित किया। छोटे छोटे पॉइंट बनाकर आप जानेंगे। इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पहला काम तो ये किया
दूसरा काम किया कि दूसरा पॉइंट पानीपत प्रथम युद्ध से बनता है, मुगल वंश की नींव रखा। भारत में क्या किया? मुगल वंश की नींव। किस युद्ध के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध का मुगल वंश की स्थापना किया। यानी लोदी को, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भारत में वो क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना किया था। तीसरा पॉइंट बनेगा, यानी कलंदर की उपाधि धारण किया। यानी प्रश्न बनता है कि बाबर किस युद्ध में कलंदर की उपाधि धारण किया? तो कलंदर माने दानशील होता है। कलंदर का मतलब क्या होता है? दानशील। दानशील इसलिए इसको कहा गया कि इब्राहिम लोदी को जब पराजित किया तो इसको बहुत खुशी मिली थी। यानी खुशी में इसने अपने सैनिकों में चांदी की मुद्रा वितरण किया, इसलिए इसको कलंदर कह दिया गया। ठीक ना? तो कलंदर की उपाधि धारण किया, उपाधि धारण किया। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसका बहुत, चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण है। पानीपत में इस युद्ध के स्मृति में उसने क्या किया? एक मस्जिद बनवाता है पानीपत में, और उस मस्जिद का नाम क्या रखा? काबुली बाग का मस्जिद। तो इसने क्या किया? पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया, मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक ना? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से इतने प्रश्न बनते हैं। अब दूसरा युद्ध लड़ता है खानवा का युद्ध। खानवा का देखिए, इसको ट्रिक पर भी याद कर सकते हैं। हाँ, कैसे करेंगे? पानी खाया जल दिया घर, ऐसे लड़के याद करते हैं, लेकिन आप ऐसे ही याद करिएगा। इस तरह करेंगे तो थोड़ा इसमें पॉइंट भी आपको बन जाएगा। ठीक ना? तो पानीपत का प्रथम युद्ध खानवा का युद्ध देखिए। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? मार्च 1527 ईस्वी। ठीक ना? और इस युद्ध में राणा संगा को पराजित किया। लेकिन पहले देखिए गाजी की उपाधि, इसमें क्या किया? गाजी की उपाधि धारण किया। इस युद्ध में गाजी की उपाधि। गाजी माने जानते हैं क्या होता है? गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। और काफिर किसको कहा है उसने? हाँ भाई, काफिर उसने भारत में किसको कहा? हिंदुओं को कहा। यानी काफिरों का वध करने वाला होता है। देखिए दूसरा काम क्या किया? जिहाद का नारा दिया। जिहाद, और जिहाद मतलब जानते हैं क्या होता है? इस्लाम की रक्षा करने, इस्लाम धर्म की रक्षा करने के लिए धर्मयुद्ध। इस्लाम धर्म की रक्षा करने के लिए धर्मयुद्ध। ठीक ना? तो ये आपके पॉइंट बनते हैं। इसमें इस युद्ध में किसको हराया? बाबर ने राणा संगा को पराजित किया। बाबर ने राणा संगा को पराजित किया। देखिए पानीपत में और कुछ पॉइंट बनते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया, उस्मानी विधि कला को अपनाया। ठीक ना? तोपों का भी इसमें प्रयोग किया था। तो पानीपत से संबंधित अन्य एक दो पॉइंट और है। आपका पूछता है कि तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किसमें किया? तुगलमा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये छूट गया है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया। इसमें एक और उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। किसका? उस्मानी विधि। ठीक ना? तो ये आपका खानवा हो गया, पानीपत हो गया। ठीक ना? खानवा युद्ध हो गया और पानीपत हो गया और खानवा। अब अगला युद्ध देखिए, चंदेरी का युद्ध है। तीसरा युद्ध चंदेरी। और चंदेरी का युद्ध कब लड़ता है? 1528 ईस्वी। और इस युद्ध में जानते हैं वो मेदिनी राय को पराजित किया। यानी इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। मेदिनी राय को पराजित किया। और इसकी दो पुत्रियां
यानी पराजित किया। और मेदिनी राय के दो पुत्रियों चांद बीबी और सात बीबी, यहाँ ध्यान दीजिए, चांद बीबी और दूसरी पुत्री का नाम सात बीबी था। अब यहाँ सात बीबी और यहाँ लिख लीजिए चांद बीबी के आगे हुमायूं, यानी हुमायूं के साथ विवाह कर दिया। और ये सात बीबी हैं कामरान के साथ विवाह कर दिया, कामरान। देखिए बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर के पुत्रों की संख्या कितनी थी? 4। सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं था। दूसरे नंबर पर कौन था? कामरान था, कामरान। और तीसरे नंबर पर कौन था? अस्करी। और चौथे नंबर पर जो उसका पुत्र था नाम था हिंदाल। और एक पुत्री का नाम मिलता है गुलबदन बेगम। पुत्री का नाम क्या मिलता है? गुलबदन बेगम। मैं इसलिए ये सब यानी उसके पुत्रों का नाम बता दिए कि देखिए इस युद्ध में 2 का नाम मिलता है, आ रहा है ना। यानी चंदेरी युद्ध में वो क्या करता है, बाबर ने मेदिनी राय को पराजित करता है। मेदिनी राय की 2 पुत्रियों को अपने सैनिक खेमे में लाता है और अपने 2 पुत्रों के साथ विवाह कर देता है। जैसे चांद बीबी का विवाह किसके साथ करता है? हुमायूं के साथ। और सात बीबी का विवाह किसके साथ करता है? कामरान के साथ। अब अंतिम युद्ध उसका आपका घाघरा युद्ध है, घाघरा का युद्ध 1529। अब ये इसमें क्या करता है बाबर, इस युद्ध में अफगानियों को अंतिम रूप से पराजित करता है। अफगानियों को क्या करता है? को अंतिम रूप से पराजित करता है। और भारत से बाहर खदेड़ देता है, ठीक ना। तो ये तो युद्ध हुआ। इसकी मृत्यु कब हो गई? मृत्यु 1530 ईस्वी में। ज्वर के कारण हुआ था इसका निधन। फीवर आया था, तबीयत खराब था, ठीक ना, जिस कारण से इसका निधन हो गया। और इसका मकबरा का, बाबर का मकबरा कहाँ है? यहाँ ध्यान लीजिए, बाबर का मकबरा मरने के बाद कहाँ बनाया गया मकबरा? तो आप लिख लीजिए आराम बाग आबले काबुल, ठीक ना। आराम बाग कहाँ है? आगरा में है। और काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी भी है। तो ये है। अब आइए अगला पॉइंट, बाबर की रचनाएं। तो बाबर की रचनाएं में आप देख लेंगे ये तुर्की भाषा का जानकार था और इसने अपनी आत्मकथा लिखा। यानी आत्मकथा किस नाम से लिखा था? तुजुक ए बाबरी के नाम से ये अपनी आत्मकथा लिखा। और इसको बाबरनामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबरनामा। और बाबरनामा ये किस भाषा में लिखा उसने? तो तुर्की भाषा में लिखा। किस भाषा में? तुर्की भाषा। अब यहाँ ध्यान देंगे, तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा जो है इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अनुवाद इसका फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी अगर पूछता है तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद मिसेज बाइब्रिज ने किया था। किसने किया था? मिसेज बाइब्रिज ने किया था, ठीक ना। अब देखिए इसकी दूसरी जो रचना है, खत-ए बाबरी दूसरी रचना है। ये भी तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में, ठीक ना। अगला तीसरी रचना जो है मुबैयान है।
मुबैयान जानते हैं क्या है? पद्य शैली में है मुबैयान। ये किस शैली में है? पद्य शैली में है, पद्य शैली में। और किस भाषा में इसको लिखा है? तो ये भी तुर्की भाषा में लिखा है, तुर्की भाषा में, ठीक ना। इसके बाद चौथी रचना मसनवी है, मसनवी, मसनवी, ठीक ना। और मसनवी भी तुर्की भाषा में उसने लिखा, तुर्की भाषा में, ठीक ना। अगली रचना दीवान है, और दीवान भी उसने किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में लिखा है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा है, ठीक ना। अब वास्तुकला इसका, बाबरकालीन वास्तुकला देख लेंगे अब। बाबरकालीन वास्तुकला यानी बाबरकालीन वास्तुकला, बाबरकालीन वास्तुकला, कालीन वास्तुकला। अब इसके समय के जो वास्तुकला है क्या है, इसको ध्यान दीजिए। पहला तो ये काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराता है, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण ये कहाँ कराया था? तो पानीपत में, पानीपत कहाँ है? हरियाणा राज्य में है, हरियाणा, ठीक ना। अब देखिए दूसरा वास्तुकला का उदाहरण आप देखेंगे। दूसरा जो वास्तुकला का उदाहरण है इसका अयोध्या में बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद किसने बनवाया है? इसका सेनापति का नाम था मीर बकी, यानी बाबर का सेनापति था ये, मीर बकी ने बनवाया था, ठीक ना। तीसरा इसका आपका है बाबर का मकबरा, बाबर का मकबरा। और बाबर का मकबरा कहाँ है बाबू? बाबर का मकबरा ये आराम बाग आबलिक काबुल, ठीक ना। तो आपका बाबर से संबंधित जो भी पॉइंट बनते हैं आपको बता दिया गया। अब देखिए एक बहुत बढ़िया पॉइंट मैं बता रहा हूँ, नोट में इसको जान लीजिएगा। नोट में यानी गुलबदन बेगम ने अपनी रचना हुमायूंनामा में लिखी है कि बाबर की मृत्यु यानी बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी के माँ द्वारा जहर देने के कारण हुई थी, जहर देने के कारण हुई थी। किसी ने कहा है? तो गुलबदन बेगम, इसकी जो पुत्री गुलबदन बेगम है वो कही है। किस रचना में? हुमायूंनामा में, हुमायूंनामा। ये कथन कहाँ मिलता है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी के माँ द्वारा जहर देने के कारण हुई थी? हुमायूंनामा। ये किसकी रचना है? रचना गुलबदन बेगम की है, गुलबदन बेगम। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।